हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रेरक आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर बीपीएससी शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के लिए डेडिकेटेड रूप से तैयारी करवाई जा रही है और उस संदर्भ में आपके परीक्षा के लिहाज से जितने भी उपयोगी वीडियो हैं वो लगातार डाले जा रहे हैं। इसी संदर्भ में एक सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज का भी आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें अभी तक कुल 27 टेस्टों का आयोजन हो चुका है। अगर अभी तक आपने नहीं लगाया है तो जाके प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ से आप टेस्ट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। आज हम टेस्ट सीरीज संख्या 28 लेकर आए हैं, जिसमें 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसके सीधे सीधे परीक्षा में आने की संभावना भी रहेगी, तो आप इस सेट को लगाएं और अपनी तैयारी का मूल्यांकन भी करें और अपनी तैयारी को एक नई दिशा प्रदान करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, मैडम कामा, जिनको आप भीकाजी कामा के नाम से भी जानते हैं, ने भारतीय त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? ऑप्शन है ए पेरिस, बी लंदन, सी स्टुटगार्ट और डी जिनेवा। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर होगा सी स्टुटगार्ट। तो 22 अगस्त 1907 को ये जर्मनी के स्टुटगार्ट में इन्होंने झंडा फहराया था और इन्हें भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी के रूप में जाना जाता है, महिला के तौर पर। ठीक है, अगला देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। भारतमाला परियोजना निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है? ठीक है, ये आपसे कौन सा परियोजना के बारे में पूछ रहा है? तो भारतमाला परियोजना के बारे में। ऑप्शन है ए दूरसंचार क्षेत्र, बी रेलवे, सी सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर और डी बंदरगाह क्षेत्र। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 2 का सी सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। तो भारतमाला परियोजना जो भारत की सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है, वो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से संबंधित है। और आपसे पूछे कि बंदरगाह क्षेत्र के विकास से कौन सी परियोजना संबंधित है, तो वो सागरमाला संबंधित है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। भारतमाला जो है मतलब भारत को एक माला में पिरोने की है, किसके माध्यम से? सड़क के माध्यम से। और सागरमाला तो से स्पष्ट है कि सागर मतलब बंदरगाह क्षेत्र से संबंधित होगा। तो सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? बंदरगाह क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। भारत में खाद्यान्न प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? ध्यान रखना, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन ए खाद्यान्नों का वितरण, बी खाद्यान्नों की खरीद, सी खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रखरखाव और डी खाद्यान्नों का निर्यात। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है डी खाद्यान्नों का निर्यात। तो आप लोगों को पता है कि अगर आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं भी जानते हैं तो इसको ट्रिक के माध्यम से बना सकते थे या एलिमिनेशन टेक्निक के माध्यम से बना सकते थे। यहाँ से आपसे खाद्य प्रबंधन के बारे में पूछ रहा है, तो प्रबंधन में जो है वितरण, खरीद और बफर स्टॉक का रखरखाव शामिल होता है। निर्यात क्या होता है कि प्रबंधन में शामिल नहीं होता है। तो आप इस तरह से डी ऑप्शन के साथ जा सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है ए महिला रोजगार, बी साफ पीने का पानी, सी सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति और डी बाल कल्याण। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है डी बाल कल्याण। तो बिहार सरकार की जो 7 निश्चय योजना है, आप सभी को पता है कि बिहार सरकार ने अपने क्षेत्र के विकास के लिए मतलब राज्य के विकास के लिए 7 निश्चय योजना लाई थी और इसमें इन्होंने 2 योजना लाई थी। एक 7 निश्चय पार्ट 1 योजना जो वर्ष 2015 में लाई गई थी और एक लाई गई थी 7 निश्चय पार्ट 2 योजना जो वर्ष 2021 में लाई गई थी। अगर आप बात करें कि 7 निश्चय 1 में कौन कौन सी योजनाएं शामिल थी, तो 7 निश्चय 1 में शामिल थी आर्थिक हल युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार महिलाओं को अधिकार, तीसरा है हर घर बिजली लगातार, चौथा हर घर नल का जल, पाँचवा हर घर पक्की गली नाली, छठा शौचालय निर्माण घर का सम्मान और 7वां अवसर बढ़े आगे बढ़ें। ये 7 निश्चय 1 योजना थी जिसमें ये 7 योजनाएं शामिल थीं। अगर आप बात करें 7 निश्चय पार्ट 2 योजना की, तो उसमें कौन कौन सी शामिल थी? पहला युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा सशक्त महिला सक्षम महिला, तीसरा हर खेत सिंचाई को पानी, चौथा स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, पाँचवा स्वच्छ शहर विकसित शहर, छठा सुलभ संपर्कता और 7वां सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं। तो ये 2 योजना थी, 7 निश्चय पार्ट 1 और 7 निश्चय पार्ट 2। इस दोनों को आप एक बार अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, क्योंकि परीक्षा में हो सकता है आपसे कि आगे भी पूछ लिया जाए कि कौन सी योजना 7 निश्चय 1 में शामिल थी और कौन जो है 7 निश्चय 2 में शामिल है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि बाल कल्याण जो है वो 7 निश्चय 1 और 2 किसी में शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग के स्थापना से संबंधित है? अर्थात कौन सा अनुच्छेद है जिसका संबंध चुनाव आयोग से है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 324, बी अनुच्छेद 148, सी अनुच्छेद 342 और डी अनुच्छेद 325।
तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर आएगा ए, अनुच्छेद 324। तो आर्टिकल 324 का संबंध किससे है? भारतीय निर्वाचन आयोग से है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? आप लोग पता है कि 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना से है भारत में, और इसकी शुरुआत चूंकि जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही हो गई थी। और सर्वप्रथम आप लोगों को पता है कि बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया, फिर अशोक मेहता कमेटी का गठन किया गया, फिर जीवी के राव समिति का गठन किया गया, फिर एल.एम. सिंघवी कमेटी का गठन किया गया, फिर थुंगन समिति का गठन किया गया, और तत्पश्चात जो है कौन सा ऐसा बिल लाया गया जो परिपुष्ट प्रदान करता था किसको? 73वें संविधान संशोधन को। तो इसका ऑप्शन है ए 61वां संविधान संशोधन बिल, बी 62वां संविधान संशोधन बिल, सी 63वां संविधान संशोधन बिल, और डी 64वां संविधान संशोधन बिल। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर होगा डी 64वां संविधान संशोधन बिल। तो राजीव गांधी के सरकार के समय में 64वां संविधान संशोधन बिल लाया गया था, जो लोकसभा से पारित तो हो गया था परंतु राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया था। इसी कारण से क्या हुआ कि ये कानून का रूप नहीं ले सका, और इसी के बाद से जो है 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ 1992 में, और 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हो गया। और इसी कारण से क्या होता है कि 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। तो स्थानीय सुशासन से संबंधित जितने भी टॉपिक होंगे उसको आप अच्छे तरीके से देख लेंगे। ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी के लिए, तो इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? जिसको आप CAA के नाम से भी जानते हैं। तो ये पूछ रहा है आपसे कि कब पारित हुआ था आपसे। ऑप्शन है ए 11 दिसंबर 2018, बी 11 दिसंबर 2019, सी 11 अक्टूबर 2019, और डी 11 दिसंबर 2020। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है बी 11 दिसंबर 2019। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस तरह के प्रश्न जो है बीपीएससी में अक्सर पूछे जाते हैं, जिसमें आप लोगों से डेट पूछ लिया जाता है। तो कोई भी ऐसा कानून जो लोकसभा में या राज्यसभा में पारित होता है और जो राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण होता है, उसकी तिथि आप लोग याद कर लेंगे, या किसी देश से जो द्विपक्षीय व्यापार होता है उसकी भी तिथि को आप लोग अच्छे से याद करके जाएंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है? 11 दिसंबर 2019। तो 11 दिसंबर 2019 को CAA जो है वो पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? आप लोग पता है कि पंचायती राज संस्थाओं को कुल 29 विषय प्रदान किए गए हैं। पूछ रहा है आपसे कि ये किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है इसको। ऑप्शन है ए अनुच्छेद 243H, बी 243E, सी अनुच्छेद 243F, और डी अनुच्छेद 243G। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा डी अनुच्छेद 243G। तो अनुच्छेद 243G के तहत पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची प्रदान की गई है। ठीक है, आप एक बार इस 29 कार्यों की सूची को भी जाके देख लेंगे, इंटरनेट पे भी मौजूद है, लक्ष्मीकांत में देखेंगे वहाँ भी मौजूद है ये, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों में और आगे भी पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर प्रश्न, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है ए सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, बी सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य, सी सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, और डी सभी के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा ए सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। तो विधि का नियम होता है या कानून का जो अधिराज्य होता है उसका मतलब क्या होता है कि सबके लिए एक कानून लागू होगा और सभी के लिए एक न्यायतंत्र रहेगा। ठीक है, और आप लोग से पूछा जाए कि विधि के शासन के जो प्रणेता कौन थे, तो उनके प्रणेता थे डाइसी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करता है? ठीक है, कौन सा? अटल टनल। ऑप्शन है ए जास्कर, बी पश्चिमी पीर पंजाल, सी लद्दाख, और डी पूर्वी पीर पंजाल। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है डी पूर्वी पीर पंजाल। तो पूर्वी पीर पंजाल जो है वो किस पर्वत श्रेणी को पार करता है? अटल टनल को पार करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? क्या पूछा है आप लोगों से? वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, और डी मध्य प्रदेश। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर है सी महाराष्ट्र। तो अगर आपसे पूछे कि वन्यजीव अभ्यारण्य जो है सबसे अधिक संख्या में कहाँ है भारत में, तो महाराष्ट्र में है।
अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक संख्या में राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। और बाघों की संख्या की बात करें तो बाघों की संख्या भी सबसे अधिक कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ये जो 29 जुलाई 2023 को जो बाघ जनगणना जारी की गई है रिपोर्ट, उसके अनुसार से सबसे अधिक बाघों की संख्या कहाँ पाई गई है, मध्य प्रदेश में पाई गई है। और इसी कारण से मध्य प्रदेश को बाघ स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और अब बात करें कुल बाघों की, तो कुल बाघों की संख्या कितनी हो गई है भारत में, 3682। ठीक है। बिहार के बारे में बात करें तो बिहार में क्या होता है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में भी बाघ पाए जाते हैं, और हाल ही में जो कैमूर टाइगर रिजर्व की स्थापना की बात की गई है, वहाँ भी बाघ पाए जा रहे हैं। तो भारत में अब बिहार में कुल बाघों की संख्या कितनी हो गई है, 54 हो गई है, जो 2016 में अगर बात करी जाए तो सिर्फ 10 थी। ठीक है। तो इतने सारे तथ्यों को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है। ठीक है। आपसे जिला पूछ रहा है कि भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ऑप्शन है ए लेह, बी कच्छ, सी जैसलमेर और डी बाड़मेर। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, इसका उत्तर होगा बी कच्छ जिला। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से कच्छ जो जिला है वो भारत का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा कर्नाटक में नहीं है। फिर आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है। ऑप्शन है चिकमंगलूर, बी कुर्ग, सी बाबा बुदन गिरी और डी पुलनेज। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, इसका उत्तर है डी पुलनेज। तो पुलनेज जो है वो निम्न में से कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र नहीं है। ठीक है, जो कर्नाटक में स्थित हो। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है। ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी नागालैंड, सी मिजोरम और डी मेघालय। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, इसका उत्तर है सी मिजोरम। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश अवस्थित है। ठीक है। ऑप्शन है ए यूरोप, बी एशिया, सी अफ्रीका और डी उत्तरी अमेरिका। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, 15 का सी अफ्रीका। तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश उपस्थित है, और कुल देश की अगर बात करें तो वो है 54। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर प्रश्न, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस एक देश का भाग है। कौन सा, ग्रीनलैंड। ऑप्शन है ए डेनमार्क, बी फिनलैंड, सी कनाडा और डी यूनाइटेड किंगडम। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा ए डेनमार्क। तो ग्रीनलैंड जो कि एक द्वीप समूह है वो किस देश का भाग है, तो डेनमार्क का भाग है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भौगोलिक दृष्टिकोण से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। आप लोग पता है कि जापान जो है वो द्वीप समूह से मिलकर बना हुआ देश है। तो आपसे पूछ रहा है कि भौगोलिक दृष्टिकोण से जापान का कौन सा द्वीप है जो सबसे बड़ा है। ऑप्शन ए होक्काइडो, बी होन्शु, सी शिकोकू और डी क्यूशू। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा बी होन्शु। तो जापान का जो होन्शु द्वीप है वो अगर आप भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन है ए नालंदा, बी भागलपुर, सी पश्चिमी चंपारण और डी पूर्वी चंपारण। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर होगा सी पश्चिमी चंपारण। तो जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया दोस्तों कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, और वो कहाँ स्थित है, पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर प्रश्न, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमॉन्ट स्वैप मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन है ए मधुबनी, बी भागलपुर, सी पश्चिमी चंपारण और डी सीतामढ़ी। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा सी पश्चिमी चंपारण। तो पश्चिमी चंपारण में जो है वो पिडमॉन्ट स्वैप मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर प्रश्न, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ी में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ऑप्शन ए ऑयल रिफाइनरी बरौनी, बी सीमेंट बंजारी, सी फर्टिलाइजर भौड़ाही और डी रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, इसका उत्तर है डी रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर। बाकी सारे जो क्या है वो सही अवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है। ऑप्शन है ए लाइमस्टोन कैमूर, बी माइका भागलपुर, सी क्वार्टरजाइट मधुबनी और डी लेड जिंक गया। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, इसका उत्तर है ए लाइमस्टोन कैमूर। तो लाइमस्टोन जो है वो कहाँ पाया जाता है, कैमूर में पाया जाता है। और लाइमस्टोन को क्या किस नाम से जानते हैं, चूना पत्थर के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर प्रश्न,
निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? ठीक है, ऑप्शन है ए तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश और डी राजस्थान। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर होगा बी कर्नाटक। तो कर्नाटक जो है वो भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक राज्य है। आप लोग पता है कि भारत सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015 में ISA का गठन किया था, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, जिसका कि अगर आप मुख्यालय की बात करें तो भारत के ही गुरुग्राम में स्थित है, ठीक है, और भारत और फ्रांस के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर प्रश्न, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? अर्थात कौन सा ऐसा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य था जो स्थानीय स्वशासन अर्थात पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण प्रदान करता था? ऑप्शन है ए चालुक्य, बी चोल, सी सोलंकी और डी परमार। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर आप सभी लोगों को पता होगा कि चोल साम्राज्य थे वो क्या थे? स्थानीय स्वशासन के प्रणेता माने जाते हैं भारत में। नेक्स्ट देखते हैं, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है बी बलबन। तो गुलाम वंश के शासक बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? आप लोग पता है कि परमाणु सिद्धांत जो है, परमाणु का जनक किसको कहा जाता है? वैसे ओपेनहाइमर को कहा जाता है, लेकिन उससे बहुत ही पूर्व में भारत में परमाणु सिद्धांत दे दी गई थी, और जब दर्शन की परंपरा विकसित हुई थी तो उसी समय में भारत में परमाणु के बारे में बताया गया था। इसका ऑप्शन है ए योग, बी न्याय, सी सांख्य और डी वैशेषिक। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 25 का डी वैशेषिक। तो वैशेषिक दर्शन में जो 6 दर्शन दिए गए हैं उसमें से एक वैशेषिक दर्शन जो है उसमें परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया गया है, ठीक है। और इसकी बात करें किसने दिया था, तो कणाद ऋषि जो थे वो वैशेषिक दर्शन के प्रणेता थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए बौद्ध धर्म, बी हिंदू धर्म, सी जैन धर्म और डी ईसाई धर्म। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है सी जैन धर्म। तो त्रिरत्न जो है वो किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और आप बात करें कि त्रिपिटक किससे संबंधित है, मतलब त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है, तो वो बौद्ध धर्म से है, ठीक है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर प्रश्न, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? ऑप्शन है ए बिहार में जनजातीय आंदोलन, बी बिहार में मजदूर आंदोलन, सी बिहार में किसान आंदोलन और डी बिहार में जातीय आंदोलन। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है सी बिहार में किसान आंदोलन। तो बिहार में किसान आंदोलन के प्रणेता किनको माना जाता है? स्वामी सहजानंद सरस्वती को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर प्रश्न, वर्ष 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो आप लोगों को पता है कि 1831 ईस्वी में कोल विद्रोह हुआ था। पूछ रहा है इसमें कि ये किस क्षेत्र में बुद्धो भगत के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन है ए कच्छ, बी सिंहभूम, सी पश्चिमी घाट और डी सतारा। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है बी सिंहभूम। तो सिंहभूम जो है वो तत्कालीन समय में झारखंड का अंग था, ठीक है, मतलब सॉरी वर्तमान में कहाँ है, झारखंड का अंग है, लेकिन उस समय में क्या था, ये बिहार का ही अंग था और इस समय में कोल विद्रोह हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर प्रश्न, सन 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? ऑप्शन है ए फ्रांसीसी, बी स्पेन, सी मैसूर और डी कर्नाटक। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है ए फ्रांसीसी। तो आप लोग पता है कि सन 1760 और 61 में वांडीवास का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था जो अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच में वर्चस्व की लड़ाई के लिए हुआ था कि भारत में किसकी सत्ता स्थापित रहेगी, और इसमें फ्रांसीसियों को हराकर अंग्रेजों ने भारत में एकाधिकार प्राप्त किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी वल्लभ भाई पटेल, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू और डी बी आर अम्बेडकर। तो इसका ऑप्शन उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। तो वर्ष 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था, ठीक है। 31वां प्रश्न देखते हैं, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? ऑप्शन है ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर
और डी शाहजहां। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा बी अकबर। तो अकबर ने क्या किया था कि चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। और अगर आपसे पूछे कि मुगल काल में किस शासक के समय में चित्रकारी अपनी चरम पे थी, तो वो जहांगीर के समय में थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर प्रश्न। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीतिक समूह में से निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं है, जिसको आप शॉर्ट में क्वाड के नाम से जानते हैं। तो क्वाड में निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं है आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है ए भारत, बी जापान, सी चाइना और डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 32 का सी चाइना। तो क्वाड जो है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से मिलकर बना हुआ समूह है और इसमें चीन शामिल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सबसे ज़्यादा श्यानता किस में होती है। ऑप्शन है ए जल की, बी वायु की, सी खून की और डी शहद की। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर होगा डी शहद की। तो सबसे ज़्यादा श्यानता अर्थात विस्कोसिटी किस में होती है? शहद में होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर प्रश्न। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन है ए बढ़ता है, बी घटता है, सी वही रहता है और डी पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 34 का बी घटता है। तो गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मांसपेशियों के दर्द के उपचार का उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है। ऑप्शन है ए इंफ्रारेड, बी माइक्रोवेव, सी यूवी और डी एक्सरे। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा ए इंफ्रारेड। तो मांसपेशियों के दर्द में उपचार किए जाने वाला जो विकिरण है वो कौन सा होता है? इंफ्रारेड विकिरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लौंग जो एक मसाला का प्रजाति है वो किसके पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। ऑप्शन है ए फल, बी तना, सी जड़ और डी फूल की कली। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 36 का डी फूल की कली। तो लौंग जो है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो फूल की कली से प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर प्रश्न। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है। ठीक है, ऑप्शन है ए चर्बी / वसा, बी प्रोटीन, सी तेल और डी स्टार्च। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है बी प्रोटीन। तो फलियां जो होती हैं वो अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर प्रश्न। निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है। ऑप्शन है ए फ्रुक्टोज, बी ग्लूकोज, सी माल्टोज और डी सुक्रोज। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 38 नंबर का ए फ्रुक्टोज। तो सबसे मीठी चीनी का उदाहरण कौन सा है? फ्रुक्टोज है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर प्रश्न। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण से होती है। ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी कैल्शियम, सी आयोडीन और डी लोहा। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है सी आयोडीन। तो आप लोग पता है कि आयोडीन की कमी से जो है थायराइड ग्रंथि की खराबी हो जाती है और इसी कमी से कारण क्या होता है कि थायराइड रोग होता है। ठीक है, इसको आप घेंघा रोग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर प्रश्न। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है। ऑप्शन है ए एस्ट्रोजन, बी एंड्रोजन, सी इंसुलिन और डी ऑक्सीटोसिन। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर आएगा ए एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन जो क्या है वो महिला सेक्स हार्मोन का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विटामिन जो रक्त का थक्का बनाने में प्रभावी होता है वह कौन सा है। ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन डी और डी विटामिन के। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है डी विटामिन के। तो विटामिन के जो होता है वो रक्त के थक्का बनाने में प्रभावी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर प्रश्न। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। ऑप्शन है ए ऊर्ध्वपातन, बी आसवन, सी क्रोमेटोग्राफी और डी आंशिक आसवन। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 42 का ए ऊर्ध्वपातन। तो रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन की विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर प्रश्न। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होता है। ऑप्शन है ए नाइट्रिक ऑक्साइड, बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर आएगा डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर प्रश्न। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। ऑप्शन है ए माल्टेज, बी इन्वर्टेज, सी जाइमेज
और डी डायस्टेज। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों 44 का सी जाइमेज। तो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में जाइमेज एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 45वां प्रश्न, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? ऑप्शन है ए 10 दिन, बी 20 दिन, सी 24 दिन और डी 30 दिन। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा सी 24 दिन। तो आप लोग पता है कि दांडी यात्रा जो है महात्मा गांधी ने शुरू किया था साबरमती से दांडी तक के लिए, और ये कुल 24 दिनों के लिए चली थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 46वां प्रश्न, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? ऑप्शन है ए प्रजाहितैषी, बी लोकनायक, सी लोकमान्य और डी राष्ट्रनायक। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा बी लोकनायक। तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 47वां प्रश्न, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, बी सत्यपाल मलिक, सी नीतीश कुमार और डी राबड़ी देवी। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा ए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो हैं वो क्या थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बिहार की 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? ऑप्शन है ए 1/10, बी 1/3, बी 3/20 और डी 3/25। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा सी 3/20। आप लोग पता है कि एक बीघे में कुल 20 कट्ठे होते हैं, और चूंकि इसका नाम ही है 3 कठिया पद्धति, तो यहाँ आपको 1/3 नहीं मारेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/20 हो जाएगा, अर्थात 20 कट्ठे के कुल भाग में से 3 कट्ठे में खेती की जाती थी। किसके लिए? नील की खेती की जाती थी, और इसी के लिए जो है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी ने आयोजन किया था। नेक्स्ट देखते हैं 48वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा शहर वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बन गया? ऑप्शन है ए बेंगलुरु, बी भोपाल, सी दिल्ली और डी चेन्नई। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए बेंगलुरु। तो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? बेंगलुरु बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 50वां प्रश्न, हाल ही में बाघ गणना के अनुसार सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में है? ऑप्शन है ए बिहार, बी गुजरात, सी बंगाल और डी मध्य प्रदेश। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर आएगा डी मध्य प्रदेश। मैंने आप लोगों को ऊपर भी बताया था कि हाल ही में जो बाघ गणना रिपोर्ट जारी की गई है उसमें मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघों की संख्या बताई गई है, और इसी कारण से मध्य प्रदेश को बाघ स्टेट का भी दर्जा दिया गया है। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोगों ने 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखा जो एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत ही अति उपयोगी हैं। तो इसको आप अच्छे से सेट को लगा लेंगे, और साथ ही साथ मैंने जितने भी तथ्य अलग से बताए हैं उसको भी तैयार कर लेंगे। वो आपकी परीक्षा में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे, और अपनी तैयारी को आप निरंतर रूप से बनाए रखिए। एग्जामिनेशन कितनी नज़दीक है तो आप अपनी तैयारी को विशेष धार प्रदान करें। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।